नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube मंच में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग कुछ न कुछ नए मुद्दे पर बात करते रहते हैं और नए विषय को ढूंढ ढूंढ करके आप लोगों तक उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं कहाँ, बिहार की राजनीति की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार जो है वो राजनीतिक सोच के मामले में बहुत आगे है। वहाँ के बच्चों को पता है कि राजनीति क्या होती है, बहुत ज़्यादा सक्रियता है वहाँ के लोगों में और एक मुख्य राज्य भी है पॉलिटिकली दृष्टि से। और आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है बिहार में और वहाँ पर कई पार्टियां हैं, आप सब जानते हैं। तो उस पार्टियों में बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री बनने का दावा करते हैं कि मुख्यमंत्री हम बन जाएंगे, हम बन जाएंगे और हम बन जाएंगे। इतना सारा मतलब ये सब चल रहा है, सबकी अपनी अपनी होड़ लगी है मुख्यमंत्री बनने की। तो आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री किसी भी राष्ट्र का, देश का या स्टेट का ऐसा होना चाहिए जो हमारे राज्य को विकसित कर सके, उसकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सके और एक विकास की ओर उसको ले जा सके। तो सभी नागरिक यही चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री हो वो हमारे उस राज्य का विकास करने वाला हो। तो आज हमारे बीच में मिस्टर अमित जी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर अमित जी हमारे इस मंच पर आपको। तो आप जानते हैं कि वैसे अमित जी के बारे में आप सबको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ये शोध छात्र हैं और ये लॉ से बिलोंग करते हैं। इनका जो रिसर्च है वो लॉ से ही है, तो इनको लॉ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है। तो पॉलिटिकली भी इनका बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो आज हम इनसे जानते हैं कि बिहार राजनीति के बारे में, कि बिहार के जो मुख्यमंत्री का सभी लोग दावा कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियां दावा कर रही हैं। तो आपकी दृष्टि में बिहार का मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? बड़ा मतलब टिपिकल सवाल है, काफ़ी डिफ़िकल्ट सवाल है। और लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूं कि आपने इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमें आमंत्रित किया और एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए भी। लेकिन इतना हम बड़े लॉ के जानकार नहीं हैं, लेकिन हमारा एक्सपर्टीज़ है उस फील्ड में। तो अब जो मूल सवाल है वो ये है कि दावेदार तो सब हैं, सारी राजनीतिक पार्टियों के लोग अपने नेता को मानते हैं कि वही मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। और ये बहुत बड़े एक आप कहें कि राजनीतिक संकट की तरफ भी इशारा करता है ये सवाल, क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास, हम सारे पार्टियों की बात कर रहे हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास सही मायने में बिहार को अगले 50 साल में कहाँ ले जाना है, एक रणनीतिक योजना किसी के पास नहीं है। और सभी लोग, हम सारे राजनीतिक दलों को इस बात के लिए दोष भी देते हैं कि कभी इन लोगों ने एक विजन डॉक्यूमेंट बिहार के लिए तैयार करने का कोशिश नहीं किया कि बिहार को हमें कैसे आगे ले जाना है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि बिहार के पिछड़ेपन में भी इन राजनीतिक दलों का बखूबी से योगदान है। इन लोगों ने ही योगदान दिया है बिहार को इतने पिछड़े रहने में, इनका बहुत बड़ा उसमें योगदान है। क्योंकि जब ये इतिहास आप उठाइएगा तो ये इतिहास आज़ादी के समय से ही आपको उठाना पड़ेगा कि कौन कौन मुख्यमंत्री बना, किसकी नीतियां क्या रहीं, किसकी नीतियां कैसी रहीं और कैसे जोड़ और तोड़ से मुख्यमंत्री बना जाता है। दो चीज मैं सबसे पहले उस सवाल पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई मुख्यमंत्री जनता के वोट से बनता है। जनता वोट देती है किसी पार्टिकुलर पार्टी को और वोट देने के बाद वो पार्टी तय करता है। निश्चित तौर पर कुछ मामलों में ये भी होता है कि शुरू से ही नेता डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हाँ भाई हमारे सीएम का फेस ये है,
लेकिन बहुत सारे मामलों में जब कांग्रेस का राज रहा तो सीएम कौन बनेगा वो आका तय करते थे ऊपर से। हाई कमांड जिसको कहते हैं ना आजकल, जो हाई कमांड कल्चर है, तो उसमें जनता का वोट पार्टी के नाम पर पड़ा, पार्टी के नाम पर लिया गया। और ये भी नहीं है, इसके अंदर भी जाकर घुस के देखने की जरूरत है कि वोट कैसे पड़वाए जाते हैं। ये जरूरी नहीं है और ये मानना भी नहीं चाहिए कि लोकतंत्र में सारे लोग उतने ही तार्किक हैं और जानते हैं कि वोट की कीमत क्या होती है। ठीक है, तो आजादी के बाद बहुत सालों तक 90 के दशक तक जनता को मूर्ख बना करके, उनको गुलाम मानसिकता के का बना करके उनसे वोट लिया जाता रहा। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, देते नहीं रहे, लिया जाता रहा। जब कांग्रेस की सरकार बिहार में रही तो उनके मुख्यमंत्री जो हुआ करते थे वो हाई कमान से तय होते थे, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं था। और बिहार की दुर्गति का एक मुख्य कारण ये भी है। ठीक है, दूसरी बात यह कि जब जनता में जागरूकता आई तो वो अपने जाति बिरादरी और अपने इशू के हिसाब से वोट देना शुरू किया। वोट तो देना शुरू किया, लेकिन जीतने के बाद पार्टियां मुख्यमंत्री किसको बनाती हैं ये तय वो करती हैं। तो जनता वोट देने के बाद उनका कोई पूछ ही नहीं है। कहा क्या जाएगा, जनता ने जिसको मैंडेट दिया। लेकिन जनता का रोल मुख्यमंत्री बनाने में कितना है, ये भी एक सवालिए घेरे में है। ये भी एक सवाल के घेरे में है कि जनता का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि पार्टियां तय करती हैं कि नेता कौन बनेगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि एक चीज और समझना चाहिए कि संविधान में जो व्यवस्था है, उस संविधान में ये व्यवस्था नहीं है कि आपके यहाँ जो चुनाव होता है तो उसमें मुख्यमंत्री का दावेदार डिक्लेयर होना चाहिए। ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन बिना चुनाव जीते भी कोई व्यक्ति 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बन सकता है। एक चीज ये। दूसरी चीज कि जिस पार्टी का या गठबंधन का मेजोरिटी होता है, सीट का मेजोरिटी, यानी विधानसभा में जिसकी बहुमत होगी उसकी सरकार बनती है, उसी के विधायक जो है एक नेता चुनते हैं कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, सदन के नेता उसको कहते हैं। तो आप समझिए कि वो सारे एमएलए किस आधार पर किसी को नेता चुनते हैं। क्या उसमें किसी जनता का योगदान है? नहीं। बहुत सारे मामलों में होता है कि वो अपने हिसाब से कौन हमारे इंटरेस्ट को फुलफिल करेगा, कौन नहीं करेगा। और सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि किस पार्टी को कितना सीट मिलेगा। और अगर पार्टी को सीट ही नहीं मिलेगा तो मुख्यमंत्री कहाँ? लेकिन माहौल बनाने का तो अधिकार है ना लोकतंत्र में। एक तरह से ये सटायर भी है कि माहौल तो सब लोग बनाएंगे। और तीसरी बात ये है कि वहां के जनसंख्या में किन समुदाय या जातियों की संख्या कितनी है, इस बात से सबसे अधिक तय होता है कि किसका मुख्यमंत्री बनेगा या किस जाति बिरादरी का मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। जैसे नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार को कहा जाता है कि इनका कुछ कोर वोट है। और ये भी जान लीजिए, लोकतंत्र कितना भी कहिए, आज भी सामाजिक समीकरण पर ही सरकारें बनती हैं। ठीक है, जिसका सामाजिक समीकरण मजबूत होगा वो सरकार में रहेगा। 90 के बाद, जैसे जो 90 के बाद पिछड़े दलितों में जो जागरूकता आई, तो उसकी वजह से बिहार में आप देखिए 90 के बाद केवल पिछड़े दलितों की ही सरकार रही है। यानी 90 के बाद लालू जी बने, राबड़ी बनी, नीतीश कुमार तो लगातार बनते ही। इसका कारण जाति जनगणना भी तो हो सकती है। तो जाति जनगणना तो आपकी 22-23 में हुई ना, लेकिन संख्या तो लोग समझ गए ना। मंडल की जो पॉलिटिक्स थी उससे जागरूकता आई कि हमारी इतनी संख्या है। मतलब उस समय का नारा आप याद करिए, 80 के दशक में कांसीराम ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उससे पहले लोहिया ने दिया था, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। बाबू जगदेव प्रसाद ने जो नारे क्रांतिकारी दिए कि जिसमें 90 भाग हमारा है का नारा उन्होंने दिया। तो ये सारे नारे, ये हमारे बहुजन नेता हैं जिन्होंने इस जागरूकता को पैदा किया। ये 1967-68 में जगदेव बाबू ने वो कहा, 65-66 में लोहिया ने कहा, और इसी वजह से वहां सरकार भी बदली। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सामाजिक समीकरण का बहुत बड़ा रोल है। जैसे नीतीश जी अभी हैं, तो इनका कोर वोटर कुशवाहा और कुर्मी है।
और बाकी लोग का इधर उधर से कुछ वोट वो लाते हैं। और अभी के दिनों में महिलाओं का ईबीसी जो है अति पिछड़ा वर्ग है, कुछ मुस्लिमों का वोट। तो ये जो खिचड़ी है जिसको हम सामाजिक समीकरण कहते हैं, बिना उसको समझे ये तय नहीं हो सकता कि सरकार किसकी बनेगी। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि दावेदार तो बहुत हैं, डफली सबका है, सबकी डफली सबका राग, ठीक है, लेकिन बनेगा कौन, असल में ये सामाजिक समीकरणों से तय होगा कि किसके फेवर में कितना बड़ा सामाजिक समीकरण है, ठीक है। तो ये बात दर्शकों को जानना जरूरी है कि राजनीति में केवल ये कह दिया जाए कि ये तो बहुत अच्छा सोचता है बिहार के बारे में, तो उससे तय नहीं होगा कि मुख्यमंत्री बन जाएगा। जन समर्थन कितना है, वोट आपका कितना है, सामाजिक समीकरण आपका कितना मजबूत है। और निश्चित तौर पर जो आपने कहा है, जो जातीय गणना हुई है उसमें लोग अब जानने लगे हैं कि किसकी संख्या है। महिलाओं का सबसे एक बड़ा रोल है, जिनको 50% रिजर्वेशन वहां दिया गया है नीतीश गवर्नमेंट के द्वारा। तो आने वाले समय में जो आपके सवाल होंगे उसमें मैं बताऊंगा और डिटेल में कि किसकी संभावना दिख रही है। जी, बहुत अच्छा आपका जवाब रहा। शायद है कि हमारे दर्शक समझ पा रहे होंगे कि बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और बहुत सारे मुख्यमंत्री के चेहरे बनने के निकल के आ रहे हैं। तो आप लोग भी इंतजार करें और देखें कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इसी की कड़ी में हमारा अगला सवाल आपसे अमित जी ये है कि आपकी दृष्टि में इतने दावेदारों में से कौन मुख्यमंत्री बनने की ओर अग्रसर है या किसकी संभावना है। हम घूम करके फिर उसी सवाल पे आ गए और आपसे पुनः जवाब लेना चाहेंगे बहुत कम शब्दों में और सटीक, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको पता चल सके। थैंक यू डॉक्टर रिंकी। निश्चित तौर पर हम प्रिसाइज इसका जवाब देना चाहेंगे और ये बताना चाहेंगे कि जितने भी दावेदार हों उन सबों में अगर आप देखें तो वहाँ दो ही तरह के गठबंधन मूल रूप में राजनीतिक फोर्स के रूप में, राजनीतिक आप कह सकती हैं शक्ति के रूप में दो गठबंधन हैं। और उन दो गठबंधनों में एक तो आप एनडीए है जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जदयू, उसके बाद आरएलएम, ये जो छोटी छोटी जीतन राम मांझी जी की जो पार्टी है वो सारी पार्टियां शामिल हैं। तो गठबंधन के ही रूप में आप इनको समझ सकती हैं। तो एक एनडीए है और एक जो है महागठबंधन या इंडिया अलायंस की गठबंधन आप कर सकती हैं, जिसमें कांग्रेस है, आरजेडी है, मुख्य विपक्षी दल है और इसके साथ लेफ्ट पार्टियां भी उनके सामने हैं। तो मेन वहां जो राजनीतिक फोर्स है वो दो ही है, एक जो है वो एनडीए है और एक जो है इंडिया अलायंस और एक आप कह सकती हैं कि इंडिया गठबंधन। और तीसरे फोर्स के रूप में बहुत सारे लोग हैं जो एक तरह से आप कह सकती हैं कि आप उनको काउंट भी नहीं कर सकते, उतने हैं, ठीक है। तो उसमें पीके भी हैं, उसमें निशिकांत सिन्हा एक कुशवाहा समाज से नए राइज हो रहे हैं, उसमें मुकेश सहनी भी हैं, उसमें चिराग पासवान, हालांकि चिराग पासवान तो एनडीए के साथ हैं, सहनी महागठबंधन के साथ हैं। तो कहने का मतलब है कि बाकी नए हिंद सेना बना के शिवदीप लांडे कूद गए हैं राजनीति में। मतलब ये लोग फ्रिंज एलिमेंट हैं बिहार के राजनीति के। हाँ, ये हो सकता है कि फ्यूचर में बहुत बड़े फोर्स बन जाए। तो एनडीए अब यहीं पे देखना है कि इनकी सामाजिक समीकरण क्या है और ये कैसे अपने समीकरण से बाहर जाकर के दूसरे का वोट जुटा पाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आरजेडी के पास कहा जाता है कि लगभग 14% यादव हैं बिहार में। तो कुछ को छोड़ दीजिए तो मोस्टली 90% यादव जो है आरजेडी को वोट करेंगे। उनके साथ मुस्लिम भी हुआ करते हैं जिसको माई फार्मूला हम लोग कहते हैं, ठीक है। और उस माई फार्मूला में लेकिन अब उसमें भी सारे मुस्लिम उनको वोट नहीं करते, सारे यादव भी वोट नहीं करते। तो 14% और मान लीजिए 10-11% अगर मुस्लिम है तो मान लीजिए कि 24% वोट हुआ। तो 24% से क्या बिहार में आपकी सरकार बन जाएगी? और अगर नहीं बन पाएगी, और यही कारण भी है कि पिछले आप 2005 से देख लीजिए तो नीतीश कुमार सत्ता में है, आरजेडी कभी भी अपने बल बूते पर सरकार में नहीं आ पाई। तो इसका मतलब ये है कि यादव और मुस्लिम उनके कोर वोटर्स हैं। तो केवल कोर वोटर से आप सरकार नहीं बना सकते। तो आपको सरकार अगर बनाना है तो पिछड़ों में यादवों के अलावा भी आपको वोट चाहिए।
मुस्लिमों में भी सारे आपको वोट नहीं कर रहे हैं, उसमें पिछड़ा मुस्लिम अब नीतीश कुमार को कुछ वोट करता है, तो वोट तो उनका टूट गया। तो क्या उसी से केवल और इसी वजह से अब वो सबकी बात करते हैं। अब कहते हैं कि नहीं नहीं, हम खाली मुसलमान और यादव की बात नहीं कर रहे हैं, हम सब हमारे साथ हैं, सब हम सबको सपोर्ट करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि आरजेडी में केवल लालू के परिवार से ही मुख्यमंत्री का दावेदार क्यों होगा भाई कहने का मतलब वोट अगर सब कोई दे रहा है, पिछड़े के नाम पे केवल लालू परिवार से ही क्यों बनेगा कोई? तो ये तो वंशवाद है ना, परिवारवाद है ना, कि आप लालू परिवार में पैदा हुए इसीलिए मुख्यमंत्री। तो एक वो दावेदार हैं जिनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप वंशवाद का है, लालू जी के छवि का है, और ये है कि जब आपका राज आएगा तो जंगल राज आ जाएगा। तो एक गठबंधन ही है, सामाजिक गठबंधन, जिसमें ये दिखता है, जिसमें तेजस्वी जी को बाय डिफॉल्ट आप मान सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, ठीक है, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। और संवैधानिक व्यवस्था में जो नेता प्रतिपक्ष होता है और जो सत्ता पक्ष होता है, तो सत्ता पक्ष के विकल्प के तौर पर सत्ता में मतलब प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष को देखा जाता है। तो दावेदार वो भी हैं, और एक दावेदार जो अभी ऑलरेडी सीट पर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। भले उनके गठबंधन के अंदर बहुत सारा विवाद चल रहा है कि कौन बनेगा, कहीं महाराष्ट्र वाला खेला तो नहीं हो जाएगा, भाजपा उनको खाली नाम के लिए सामने रख रही है, बाद में उसका सीट ज्यादा आएगा तो खुद वो बना लेगी, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन पॉलिटिकल जो सामने पॉलिटिक्स दिख रहा है, उसके हिसाब से अभी भी नीतीश कुमार दावेदार हैं उस साइड से, और उनका भी सामाजिक समीकरण ही बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उनमें ये क्षमता है कि यादव वोट भी वो काट लेते हैं, ये क्षमता है कि उनके पास एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक कुशवाहा कुर्मी का है। हालांकि कुशवाहा और कुर्मी का भी वोट अब यूनिफाइड नहीं है, वो भी अब बट रहा है, ठीक है, लेकिन उनके साथ यादव वोट कटता है, पसमानदा मुस्लिम का वोट उनको आता है, कुशवाहा कुर्मी का वोट आता है, और भाजपा के साथ होने की वजह से अपर कास्ट का भी वोट जाता है। इसके साथ साथ महिलाओं का बहुत बड़ा कंस्टिट्यूएंसी उनको फेवर करता है, वो किसी कास्ट और जाति बिरादरी की हो तो उनको अपना वो बहुत बड़ा नेता मानती हैं। ईबीसी जिनको उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया है, और कास्ट सर्वे में भी देखा कि अगर एक सोशल ब्लॉक के रूप में देखें तो अति पिछड़े समाज के लोग सबसे अधिक हैं पॉपुलेशन में, और वो अब अपना नेता खोज रहे हैं। वो नीतीश कुमार पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल उन्हीं के साथ तो रहते हैं। तो सामाजिक गठबंधन अगर देखें, सामाजिक समीकरण, तो अभी भी एनडीए के फेवर में झुकता दिख रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार का इमेज है, माझी उनके साथ हैं, तो माझी के जाति का वोट उनको निश्चित तौर पर आता है, पासवान का वोट आता है, तो पासवान वो भी नीतीश कुमार के फेवर। तो सामाजिक संगठनों और सामाजिक गठबंधन का अगर बात करें समीकरण का, तो वो भी एनडीए में झुकते हुए दिख रहा है। लेकिन कब क्या चेंज हो जाए पॉलिटिक्स में, इस बात की वो नहीं कर सकते। दूसरी बात कि नीतीश कुमार पर किसी तरह के वंशवाद और परिवारवाद का आरोप नहीं है, कोई करप्शन का आरोप नहीं है, जबकि दूसरे गठबंधन में करप्शन का लगातार आरोप है। चारा घोटाला से लेकर के रेलवे में नौकरी लेन देन के घोटाला से लेकर के, मतलब लालू परिवार पर हमें लगता है कि कौन ऐसा है जो इससे वंचित है, नहीं वंचित। परिवारवाद, वंशवाद का पूरा आरोप है। तो जो एक एनडीए गठबंधन है पूरी तरह से, मतलब आप ये कह सकते हैं, आप एक और एग्जांपल हम देना चाहेंगे उपेंद्र कुशवाहा का। आरएलएम के उनकी पार्टी, वो बहुत बड़े कुशवाहा के नेता हैं बिहार में, उनकी पार्टी एनडीए के साथ है, वो मोबिलाइज करेंगे वोट। तो छोटे छोटे माइक्रो लेवल पर जो सामाजिक समीकरण देखेंगे बिहार में, तो नॉन यादव जो ओबीसी है वो एनडीए के साथ जाते हुए दिख रहा है। अपर कास्ट को डर है अगर आरजेडी आता है तो, क्योंकि जब वो आती है तो मतलब एक इमेज बन जाता है कि ये क्रिमिनलों की वो है, तो वो लोग चाहते हैं कि नहीं कुछ वैसी जातियों को जोड़ के हम लोग सत्ता में रहे जो नॉन यादव है, तो वो एनडीए के साथ सट जाएंगे। तो सामाजिक समीकरण के सेंस में अगर आप देखें तो एनडीए गठबंधन, नीतीश कुमार का गठबंधन दिख रहा है कि फिर से सत्ता में आ जाए, और अगर आए तो मुख्यमंत्री हो सकता है कि नीतीश कुमार बने या वैसा कोई व्यक्ति जिसको वो लोग बनाना चाहें। और दूसरी तरफ ये है तेजस्वी प्रसाद यादव, अगर वो इस मजबूत समीकरण को तोड़ पाए तो शायद वो भी बन जाए, लेकिन दूसरों की दूर दूर तक कोई चांस अभी नहीं दिख रही है। इसलिए हवाबाजी से बचें और समझें कि कौन विकल्प सही है।
जिसका पलड़ा मजबूत होगा उसी की दावेदारी होगी, वही मुख्यमंत्री। हाँ, मतलब सामाजिक समीकरण जिसका स्ट्रांग होगा। केवल विजन से काम नहीं चलता है राजनीति में, आपके पास सामाजिक समीकरण भी होना चाहिए और आपके पास बिहार के लिए विजन भी होना चाहिए, क्योंकि वोट तो आपको लेना है ना। और वोट तभी आप लेंगे जब आप सामाजिक समीकरणों को साधेंगे और दूसरी तरफ विजन भी दिखाएंगे कि हाँ भाई, हमने बिहार के लिए ये किया है और आने वाले समय में हम ये करना चाहते हैं, और तभी लोग विश्वास करेंगे। और नीतीश कुमार पर विश्वास करने का कुछ न कुछ कारण है। महिलाओं के लिए वो बहुत सारी योजनाएं लेकर के आए हैं और उनको बहुत लाभान्वित हो रही हैं नीतीश की सरकार से। तो निश्चित रूप से है, मुझे लगता है कि महिलाएं तो कहीं वोट नहीं करेंगी, वो अपने पुराने नेता को ही चुनेंगी, क्योंकि जिसने जीने का रास्ता दिया है, उसको अंधेरे से निकाल के उजाले में लाया है, तो जाहिर सी बात है कि वो महिलाओं का वोट नहीं कटेगा। चलते हैं एक नए अगले सवाल की तरफ, देखते हैं। वो हमारा अंतिम लास्ट सवाल होगा आपसे। देखते हैं कि बिहार में 2 मुख्य गठबंधन है जिनसे कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा। ये कैसे तय होगा कि इसमें आपका मतलब, ये कैसे तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा? निश्चित तौर पर मैं इसका बहुत ही ब्रीफ में जवाब देना पसंद करूंगा। जैसा पहले भी कहा कि एक तो है लीडरशिप, कि कौन लीड कर रहा है किस गठबंधन को। अब जैसा नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार में लाख बुराई आप निकाल लीजिए, लेकिन बिहार को बहुत सारे मायनों में उन्होंने मतलब बचाया है और बाहर निकाला है। ठीक है, जो परिस्थितियां 2005 के आसपास थी, उसके बाद बिहार को एक ट्रैक पर लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो नीतीश कुमार के को जाता है। दूसरी बात, उनके ऊपर ना तो करप्शन का आरोप है, ना तो वंशवाद का आरोप है, ना तो परिवारवाद का आरोप है। ये किसी तरह का आरोप नहीं है, मतलब एकदम क्लीन छवि है उनकी। निश्चित तौर पर एक भयकम की तरफ हम इशारा कर सकते हैं कि उनका उम्र हो रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब लगता नहीं है कि एक सीएम को करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो जो बिहार के लिए उन्होंने इधर के सालों में किया है वो काबिले तारीफ है। उसको अगर कोई डिनाई कर रहा है तो शायद सच्चाई को डिनाई कर रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ कि इनका गठबंधन समीकरण, जो बार बार मैं बोल रहा हूं कि सामाजिक समीकरण किसके साथ है ये तय करेगा। मतलब एक तरफ लीडरशिप और एक तरफ सामाजिक समीकरण। वहां केवल जा करके केवल किसी को गाली दे करके आप सत्ता में आ जाए, जैसे प्रशांत किशोर कर रहे हैं या बाकी लोग कर रहे हैं, बस टारगेट टारगेट टारगेट, लेकिन पहले के सरकारों के बारे में कुछ नहीं पूछते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक तो ये पैरामीटर है कि लीडरशिप किसका है, दूसरा कि उसके साथ सामाजिक समीकरण क्या है। लीडरशिप यहाँ कहने का मतलब विजन का भी है कि आने वाले समय में बिहार को कहां ले जाना है, कैसे ले जाना है, मिनिमम किसके पास है, कुछ तो होना चाहिए ना, तो उस हिसाब से तय होगा। और दूसरा है सामाजिक समीकरण, जिसके पास सामाजिक समीकरण मतलब अपने कोर वोट से आगे बढ़कर के लोगों का वोट अपने पक्ष में करा करके अगर बहुमत साबित कर लेता है, तब माना जाएगा, या उस तरीके से अगर काम करता है तब माना जाएगा कि वो शायद मुख्यमंत्री बन सकता है। तो यही दो तरीके हैं, 2 पैरामीटर जिसके आधार पर कोई मुख्यमंत्री बनेगा। अगर दोनों पे वो फेल होता है, क्योंकि जो महागठबंधन है इसमें कमजोर होता दिख रहा है, सामाजिक समीकरण में भी वो कमजोर होता दिख रहा है और लीडरशिप के भी रूप में वो कमजोर होता दिख रहा है। तो यही डॉक्टर इनकी 2 पैरामीटर है जिसके आधार पर आप देख सकती हैं कि कौन मुख्यमंत्री संभावित हो सकता है। क्या बदलाव जनता कर देगी ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ पैरामीटर पर यह तय किया जाता है, देखा जाता है कि किसकी संभावना अधिक है कंपैरिजन टू अदर्स। तो यही मेरा जवाब है आपके इस सवाल का। बहुत अच्छा आपका जवाब रहा। आपने हमारे सभी दर्शकों को बिहार की राजनीति से आपने वाकिफ कराया। जो अक्टूबर नवंबर विधानसभा 2025 का चुनाव होने वाला है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उसका दावेदार है, आपने पूरा एक ब्रीफ में हमारे दर्शकों को आपने बताया। तो ये मुझे लग रहा है कि ये सब अच्छे से समझ पाएंगे कि बिहार की पॉलिटिक्स क्या है, क्या वहाँ पे चल रहा है। इसी के प्रक्रम में मैं आपका पुनः बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ कि आप हमारे इस मंच में आए और आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। चलते हैं, फिर एक नए विषय पर मिलते हैं और बात करते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर रिंकी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।